कल आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सियल पोजीशन में, मतलब अक्षीय स्थिति में, जैसे कोई अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है या वैद्युत द्विध्रुव है, तो उस वैद्युत द्विध्रुव की एक्सियल पोजीशन में अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर अगर निकालना है वैद्युत विभव, तो वह विभव आप निकाले थे कल, उसका फार्मूला भी आपको बताया गया था। ठीक है, आज जो है दो कंडीशन में आपको निकालना है। पहली जो कंडीशन है वह निरक्षीय अवस्था में है। निरक्षीय का मतलब हुआ अन इक्वेटोरियल। एक मिनट, इक्वेटोरियल पोजीशन में मतलब निरक्षीय अवस्था में। ठीक है, जैसे ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, तो वैद्युत द्विध्रुव का तो ये तो अक्ष हो गया, इस अक्ष के अनुदिश यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर या और कहीं पर। ठीक है, अगर कोई बिंदु है, उस बिंदु पर अगर निकालना हो विभव, तो हम कहेंगे वो एक्सियल पोजीशन है। ठीक है, लेकिन अगर इस मतलब जो ये आपका अक्ष है, इसके अभिलंबवत ऊपर की तरफ कोई बिंदु है या नीचे की तरफ कोई बिंदु है, ठीक है, तो इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, किस पोजीशन में है वो? वह निरक्षीय अवस्था में है या इक्वेटोरियल पोजीशन में है। ठीक है, तो एक तो इस पोजीशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर पॉइंट P पर। ठीक है, ड्यू टू प्लस पॉइंट चार्ज एंड माइनस पॉइंट चार्ज बोथ, इसका सम निकाल लेंगे हम। ठीक है, और तीसरी जो कंडीशन है, आज जो हम आपको दूसरा बताएंगे और एक कल बताया था, मतलब तीसरी जो कंडीशन है वो ये है कि अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव हमारा है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका है ये, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सियल में कोई पॉइंट नहीं है और न ही इक्वेटोरियल में कोई पॉइंट है, मतलब निरक्षीय में कोई बिंदु नहीं है, न तो कोई अक्षीय में बिंदु है, मतलब किसी भी पोजीशन में है। वो बिंदु हमारा यहाँ पर है। अब यह बिंदु P न तो अक्ष में है और न ही निरक्ष में है। ठीक है, तो इस बिंदु P पर हम कैसे विभव का मान निकालेंगे वो आपको जानना है। ठीक है, तो ये दो कंडीशन की आज चर्चा हम करेंगे। पहले हम ऊपर वाले पे आते हैं। यह एक वैद्युत द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस जो है वह बहुत स्मॉल डिस्टेंस पर प्लेस्ड होते हैं। यहाँ से r डिस्टेंस पर, और ये डिस्टेंस r एक्सियल नहीं है, इक्वेटोरियल है, इसका मतलब निरक्षीय है, मतलब अक्ष के लंबवत ऊपर की तरफ कितनी दूरी पर? r दूरी पर। ये हमारा बिंदु है P। ठीक है, इस बिंदु P पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब किसी भी बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो किसी चार्ज के कारण ही तो होता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आसपास दो चार्ज हैं, एक प्लस चार्ज है, दूसरा माइनस चार्ज है। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पॉइंट P पर होगा ड्यू टू प्लस इलेक्ट्रिक चार्ज, और कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस इलेक्ट्रिक चार्ज, इस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर दोनों को निकालने के बाद क्या करना है? ऐड कर देना है, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत विभव जो होता है वह एक अदिश राशि है, मतलब इसमें कोई दिशा नहीं होती है। तो जो इसके चिन्ह होंगे उन चिन्हों के साथ इसको हम ऐड कर देंगे, मतलब बीजगणितीय योग कर देंगे। जैसे V1 अगर पहला विभव निकलेगा और V2 दूसरा विभव निकलेगा, तो टोटल विभव के लिए हम क्या करेंगे? V = V1 + V2 कर देंगे। दिशा का इसमें ध्यान नहीं रखा जाएगा, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में दिशा का संपूर्ण ध्यान रखा जाता था। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर प्लस Q आवेश के कारण अगर हम बिंदु P पर विभव निकालना चाहते हैं, तो आपको पता है कि किसी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V, उसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू क्या होता है? Q/R। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q/R, ये होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन ए पॉइंट ड्यू टू एनी पॉइंट चार्ज। ठीक है, तो प्लस आपका आवेश है, इस प्लस आवेश के कारण यहाँ पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? मान लेते हैं इसको, माना ये है V1, क्या होगा ये? V1। तो V1 की वैल्यू हो जाएगी 1/4
4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो कांस्टेंट है, इनटू क्या होता है Q अपॉन R। तो यहाँ पर चार्ज क्या है, प्लस में है। डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की क्या है, ठीक है, डिस्टेंस आप देख लीजिए, ये आपका जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है इसमें चार्जों के बीच की डिस्टेंस होती है 2L, लेते हैं आप, तो हाफ डिस्टेंस हो जाएगी L, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, निरक्षीय पोजीशन में जो डिस्टेंस आपकी है वो R दिया हुआ है। तो अगर ये R है और ये L है, ये R है ये L है, तो यह डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √R² प्लस L² हो जाएगी। तो आपको A से P की जो डिस्टेंस है वो पता है, ठीक है। तो अगर A से P की डिस्टेंस आपको पता है तो Q अपॉन R के फार्मूले में यहाँ क्या हो जाएगा, Q यहाँ रखेंगे चार्ज की वैल्यू डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगा AP, वेयर AP इज इक्वल टू √R² प्लस L², ठीक है। ये हो गया आपका पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये हुआ प्लस आवेश के नाते हुआ। अब जरा आ जाइए माइनस आवेश के कारण क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, फिर से लगाएंगे फार्मूला वही है, ठीक है। अंतर क्या होगा, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इनटू, यहाँ ध्यान देना है कि आवेश जो था पहले वाले में प्लस आवेश था, ठीक है, और दूसरे वाले में क्या होगा, माइनस आवेश है। माइनस आवेश है तो जहां पर प्लस Q आवेश होता था उसके स्थान पे क्या रखेंगे, -Q रखेंगे। तो क्या हो जाएगा, -Q डिवाइड बाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, BP, जो AP था अब वो क्या हो जाएगा यहाँ पे BP, ये हो जाएगा आपका BP, तो -Q अपॉन BP। या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल लीजिए, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू Q अपॉन BP, ठीक है। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे, इसका अलजेब्राइक सम कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट P पर निकल जाएगा। किसके कारण, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल के नाते निकलेगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो ही आवेश तो हैं और दोनों के कारण हमने निकाल लिया है, दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2। आप दोनों वोल्टेज को जोड़ देंगे, तो मिल जाएगा टोटल वोल्टेज, ठीक है। माफ कीजिएगा, दोनों पोटेंशियल को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब ध्यान देना है V1 और V2 दोनों में डिफरेंस क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है। AP BP लिखा गया है लेकिन AP और BP की वैल्यू बराबर है, ठीक है। AP इज इक्वल टू BP, यहाँ ध्यान दीजिए, AP और BP दोनों की वैल्यू तो सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है, √R² प्लस L², इसकी वैल्यू भी R² प्लस L² स्क्वायर रूट में है और वही वैल्यू इसकी भी है। तो AP और BP और AP ये दोनों आपके सेम हो जाएंगे। जब ये दोनों AP BP सेम हो गए, Q आपका सेम है ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के सेम है ही है, तो दोनों V1 और V2 की वैल्यू बराबर है, लेकिन V1 की वैल्यू प्लस में है और V2 की वैल्यू माइनस में है। और जब दो इक्वल जो आपकी क्वांटिटीज हैं पॉजिटिव और निगेटिव ऐड करते हैं तो क्या उसकी वैल्यू आ जाती है, 0 आ जाती है। मतलब जितना पोटेंशियल प्लस Q के कारण यहाँ पर होगा उतना ही पोटेंशियल लेकिन निगेटिव में किसके नाते होगा, -Q आवेश के नाते होगा। तो जब इसको जोड़ देंगे हम तो हमको टोटल पोटेंशियल हम प्राप्त हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 करेंगे तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 0। क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। अब आप कह सकते हैं कि निरक्षीय स्थिति में, किस पोजीशन में, निरक्षीय आप जानते ही होंगे, वैद्युत द्विध्रुव हमारा है ये,
एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। दोनों को मिलाने वाली जो लाइन गई हुई है इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस है ये, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर आप जाएंगे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ तो उसी को हम कहते हैं निरक्ष। तो निरक्षीय स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर कहीं भी होगा, दूर या नजदीक कहीं भी होगा, वो दोनों सिरों से बराबर दूरी पर ही होगा। तो किसी भी बिंदु पर निरक्षीय स्थिति में जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा क्या होगा, जीरो। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होता है, ठीक है। और अक्षीय में क्या होता है, अक्षीय पोजीशन में आप कल बताया गया फार्मूला याद आ रहा है, 1/4πε0 के, ठीक है, इंटू P/R², ठीक। तो ये आपको फार्मूले बताए गए थे और अक्षीय को आप जान गए, निरक्षीय को जान गए। अब एक तीसरा जो है क्या है कि वो बिंदु P जो है वो कहीं भी हो, एट एनीवेयर इट इज लोकेटेड एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन दैट पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो प्लस और माइनस जो आपके डाइपोल के चार्जेस हैं उनके कारण इस बिंदु P पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू होगी वो फाइंड करना है, ठीक है। डिस्टेंस हम निकाल लेते हैं उसको, ठीक है। चलिए तीसरी जो कंडीशन है वो कंडीशन एक जनरल कंडीशन है। उस जनरल कंडीशन से जो फार्मूला हमको मिलेगा उस फार्मूले के बाद हम ये बता पाएंगे कि अगर अक्षीय में होगा तो इसी फार्मूले से अक्षीय का सूत्र भी प्राप्त हो जाएगा, निरक्षीय में होगा तो उसी फार्मूले से निरक्षीय का सूत्र भी प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। वो फार्मूला मिल जाए हमको फिर उसको हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पे जरा फिगर निकाल लगाइए। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको हमने AB से शो किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, ये AB, इसका जो एक सिरा है आपका A से डिनोट किया गया है और दूसरे सिरे को B से डिनोट किया हमने है, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस ये मिड पॉइंट से होती है या बहुत शार्ट डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रिक डाइपोल की, वो 2L लेते हैं हम, ठीक है। 2L इसलिए लेते हैं, बताया भी गया है, 2L इसलिए लेते हैं क्योंकि वो उसको हाफ में जब बांटना होगा तो L और L में बटेगा। अदरवाइज पूरी डिस्टेंस हम L मान लेंगे अगर, तो कहीं पर हमको इसको बांटना हुआ दो पार्ट में तो L/2 करना पड़ेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा वो अनकम्फर्ट है वो। चलिए, तो आपका ये AB ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, इसका जो मिड पॉइंट है वह O है, O से A की डिस्टेंस L हो गई, O से B की डिस्टेंस L हो गई, पूरी डिस्टेंस आपकी 2L हो गई, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक डाइपोल से वह पॉइंट जिस पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, विद्युत विभव जिस पर निकालना है, वो कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, ठीक है। कहाँ पर है, अक्ष में नहीं है, निरक्ष में नहीं है, तो आप कोई भी एक जनरल पॉइंट ले सकते हैं। तो हमने कहाँ पर लिया है, पॉइंट P यहाँ पर लिया है। आप यहाँ भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। हमने कहाँ लिया, यहाँ पे लिया। इस पॉइंट P की डिस्टेंस इस इलेक्ट्रिक डाइपोल से कितनी है, R, क्योंकि जो फार्मूला निकलेगा वह वैद्युत द्विध्रुव से R दूरी पर स्थित बिंदु के लिए निकलेगा। जब वैद्युत द्विध्रुव से कहा जाए या इलेक्ट्रिक डाइपोल से दूरी दी जाए किसी बिंदु की, तो जान जाइएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल में पहले वाले चार्ज से नहीं, दूसरे वाले चार्ज से भी नहीं, तो कहाँ से लेंगे, हमेशा वह डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो वैद्युत द्विध्रुव है इसका जो मध्य बिंदु है कहाँ पर है, O पर है, ठीक है। यहाँ से बिंदु P की जो डिस्टेंस है OP, यही डिस्टेंस हमारी R है। बात क्लियर हुई, ये डिस्टेंस हमारी R है। इसी बिंदु P पर निकालना है हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। चलिए, अब आपको OP की डिस्टेंस तो पता हो गई R, लेकिन हमको OP की डिस्टेंस से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता, माफ कीजिएगा, विभव, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण किसी बिंदु पर विभव हमको निकालना है
तो इलेक्ट्रिक डायपोल में दो आवेश होते हैं, तो दोनों आवेशों के कारण अलग अलग कितना विभव होगा वो निकाल करके हम जोड़ेंगे, तभी तो आएगा विभव। दोनों जो आवेश हमारे हैं उन दोनों आवेशों के कारण अलग अलग कितना विभव उस बिंदु पर है ये निकाल लेंगे, और निकाल करके उसको हम जो उसकी साइन है, चिन्ह है, उसके सहित मान रख करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारा प्लस क्यू आवेश है, उस प्लस क्यू आवेश से जो डिस्टेंस है बिंदु पी की क्या है, एपी। तो हमको एपी दूरी चाहिए, क्योंकि आप फार्मूला आपका जो है v = 1/4πε0 के इंटू Q/R होता है। अगर R डिस्टेंस पर विभव निकालना है Q आवेश से तब, ठीक है। तो आपको AP चाहिए, और जो माइनस वाला हमारा आवेश है, इस माइनस वाले आवेश से बिंदु P की डिस्टेंस हमको BP चाहिए। तो हमको क्या चाहिए, AP और BP, ठीक है ना। AP और BP हमको चाहिए, लेकिन हमको मतलब ज्ञात क्या है, हमको ज्ञात है OP। तो OP पता है, हमको OP पता है, लेकिन हमको OP से कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब किससे है, AP से और BP से। आवेशों की वैल्यू पता ही है, केवल AP की और BP की वैल्यू मिल जाए हमको, डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा, तो विभव हम निकाल लेंगे तुरंत, और विभव निकाल लेंगे तो फिर ऐड कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब AP की BP की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, BP की जो वैल्यू है, इसको देख रहे हैं, BP की वैल्यू जो है वह जाहिर सी बात है OP की वैल्यू से ज़्यादा होगी। ये बात क्लियर हुई। अरे ये आपका OPB, ठीक है ना, ये ऑब्ट्यूज ट्रायंगल है, जिसको आप कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो ये हमारा अधिक कोण त्रिभुज है, इसमें BP जो है वह OP से बड़ा होगा। बात क्लियर हुई। और जो हमारा OAP त्रिभुज है, ये एक्यूट ट्रायंगल है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। इसमें जो AP हमारा है वह OP से छोटा है। ये बात क्लियर हो गई। मतलब AP OP से छोटा होगा, BP OP से बड़ा होगा। तो हमको ये OP पता है, OP की डिस्टेंस R हमको पता है, लेकिन हमको AP नहीं पता है और हमको BP नहीं पता है। तो AP और BP हमको नहीं पता है, लेकिन हमको OP पता है। बात क्लियर हुई। तो अब चलिए कैसे निकालेंगे इसको हम। इसके लिए एक काम कर सकते हैं, इस जो माफ कीजिएगा, OP की लाइन है, OP ध्यान दीजिएगा, OP, इस OP की लाइन को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए। बात क्लियर हुई। थोड़ा इसको आगे बढ़ाए, देखो हमने प्रोसीड किया है कहाँ, O से लेकर के N तक, इसको O से लेकर के N तक आगे प्रोसीड किया गया है। ये डॉट लाइन जो आप देख रहे हैं, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है, इसकी रचना किया हमने, ठीक है। तो ON जो है इसको हमने आगे बढ़ाया, और इतना आगे बढ़ाया जिससे कि जो आपका पॉइंट B है, इस पॉइंट B से इस बढ़ी हुई लाइन पर परपेंडिकुलर अर्थात लंब डाला जा सके। कहने का मतलब यह BN जो है इस OP रेखा को बढ़ाने पर जो ON प्राप्त हुआ है उस पर लंब है। ये बात क्लियर हो रही है। तो जिससे कि ये आपका OBN दिख रहा है, OBN एक समकोण त्रिभुज हो जाए। क्या हो जाए, ये समकोण त्रिभुज हो जाए, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाए। और उसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ पर इस लाइन को बढ़ा करके यहाँ पर लंब डाला हुआ है, ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो PN आपको मिलेगा P से लेकर N तक, PN की जो डिस्टेंस होगी वह PB के बराबर हो जाएगी। PN = PB, और हमको PB चाहिए या BP चाहिए, PB या BP, है ना। तो BP अगर आपको चाहिए तो आप अगर PN निकाल लेते हैं तो वह PN आपका BP के इक्वल हो जाएगा। और PN अभी हम निकाल लेंगे भाई। PN में OP तो पता ही है, ये डिस्टेंस तो पता ही है, यही तो आपको बताना है, अभी बता देंगे उसको आपको, ठीक है। चलिए, जैसे आपने यहाँ पर लंब डाला हुआ था, वैसे ही ये जो हमारा OP है, देख रहे हैं OP, इस OP रेखा पर इस बिंदु A से, जहां पर ये +Q आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु A से हम लंब डाल देंगे। लंब डालने पर
ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, मान लो यहाँ पर m, क्या मिलेगा यहाँ पे m। तो आपने क्या लंब डाला यहाँ पे am, क्या लंब डाला यहाँ पे am। तो am इज परपेंडिकुलर ऑन OP, ठीक है। तो एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये बन गया और एक राइट एंगल ट्रायंगल आपका ये बन गया। एक ट्रायंगल आपका हो गया AMO या AOM कह लीजिए, AOM एक ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज है। दूसरा हो गया BON, ये भी समकोण त्रिभुज है। समझ रहे हैं बात को। एक समकोण त्रिभुज आपका हो गया AOM, दूसरा हो गया BON, दो समकोण त्रिभुज हो गए, ठीक है ना। और दोनों आपके जो समकोण त्रिभुज हैं इसमें जो वैल्यू आपकी है PM की वैल्यू वह PA के या AP कह सकते हैं, AP के बराबर है। और दूसरी वैल्यू जो BP की वैल्यू है वह PN के इक्वल है, ठीक है। तो PN की वैल्यू निकाल लें तो वह PB के इक्वल हो जाएगा और PM की वैल्यू निकाल लें तो वह PA के या AP के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये दो आपको चाहिए। चलिए अब ट्रायंगल आपका OAM, ट्रायंगल आपका जो है OAM और ट्रायंगल आपका OBN, दो ट्रायंगल हैं। दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल आप देख रहे हैं, इस एंगल को देख रहे हैं, ये चीज ये अपोजिट वर्टेक्स एंगल है। इसको आप कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है। जब दो लाइन ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ऐसे दो लाइन क्रॉस करती हैं, तो इनके जो अपोजिट एंगल होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। अपोजिट एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल अगर AOM लेते हैं हम, कौन सा ट्रायंगल है, ट्रायंगल AOM। इस ट्रायंगल में क्या होगा, कॉस की वैल्यू आप जानते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू होता है क्या, आधार बटे कर्ण, ये जानते ही हैं। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण। इसमें आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा OM, आपका आधार हो गया कॉस थीटा इक्वल टू आधार हो गया OM, ठीक है। और कर्ण क्या हो गया, कर्ण आपका हो गया ये वाला AO, और AO की वैल्यू क्या है, L है, ये हो जाएगा L। ये बात क्लियर हुई। जो आपका ट्रायंगल AOM है इसमें कर्ण कौन सा है, कर्ण आपका है AO यानी OA, क्योंकि जो 90 अंश वाला कोण होता है उसके सामने वाली भुजा ही तो कर्ण मानी जाती है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने वाली जो साइड आपकी है वो L हो जाएगी। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा आधार अर्थात OM बटे कर्ण का मान क्या हो गया, L, ठीक। तो OM की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ निकाल सकते हैं, OM बराबर हो जाएगा L cos थीटा। OM देख रहे हैं, ये OM की वैल्यू हो गई L cos थीटा। और जैसे OM की वैल्यू L cos थीटा हुई वैसे ON की वैल्यू भी L cos थीटा होगी, है ना, वेरी सिंपल। जैसे ये एंगल थीटा है ये भी एंगल थीटा हो जाएगा और cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण। अब इस ट्रायंगल के लिए आधार क्या होगा, ON, इसके लिए आधार क्या होगा, ON आधार हो जाएगा और कर्ण क्या होगा, OB कर्ण हो जाएगा। OB की वैल्यू ऑलरेडी L है, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ON डिवाइड बाई L या ON इज इक्वल टू हो जाएगा L cos थीटा। तो ON की वैल्यू मिल गई और OM की वैल्यू मिल गई, ठीक। अगर OP की वैल्यू हमको R पता है, OP की वैल्यू R हमको पता है, उस R में अगर L cos थीटा को हम ऐड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, PN की वैल्यू मिल जाएगी और PN की वैल्यू ही BP की वैल्यू है। तो क्या हो जाएगा, BP इज इक्वल टू, ठीक है, PN, BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PN, BP इज इक्वल टू PN और PN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से PN इज इक्वल टू OP प्लस ON और OP की वैल्यू है R, तो हो जाएगा R प्लस, ठीक है, ON की वैल्यू है L cos थीटा, तो R प्लस L cos थीटा किसकी वैल्यू हो गई, BP की, और BP PN आपके सेम है। उसी प्रकार से आपको अगर AP की वैल्यू चाहिए तो AP इज इक्वल टू हो जाएगा MP, है ना, AP इज इक्वल टू MP या PM कह सकते हैं।
और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, O से लेकर P तक की वैल्यू है R और O से लेकर M तक की वैल्यू है L cos थीटा। तो पूरे R में से अगर हम L cos थीटा को सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो क्या मिलेगा, R माइनस L cos थीटा। तो BP की वैल्यू मिल गई और AP की वैल्यू मिल गई। डिस्टेंस मिल जाएगा तो काम आपका चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये जो प्लस क्यू हमारा चार्ज है, इस प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर जो विभव है वो निकाल लीजिए। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर जो विभव होता है, फार्मूला होता है 1/4πε0 के इंटू Q/R। तो हो जाएगा V1 बराबर 1/4πε0 के इंटू, ठीक है, Q। तो प्लस क्यू आप इस लेते हैं पहले, Q/R। R का मतलब डिस्टेंस A से लेकर P तक की डिस्टेंस, और AP की डिस्टेंस आप देख रहे हैं MP के इक्वल है। MP की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। ये V1 हो गया। V1 क्या है, विभव है। किस बिंदु पर, बिंदु P पर विभव है A पर रखे आवेश Q के कारण। सूत्र आपको ऑलरेडी पता है। चलिए अब हम जो है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु A P पर विभव निकाल लेते हैं। उसको डिनोट करेंगे किससे, V2 से। तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के इंटू, आवेश जहां रखना होगा वो माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि माइनस आवेश है। तो माइनस क्यू हो जाएगा डिवाइड बाई डिस्टेंस क्या होगा, R प्लस L cos थीटा, क्योंकि B से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है BP, तो BP इक्वल टू PN है और PN की वैल्यू R प्लस L cos थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, ये माइनस में होगा क्योंकि यह माइनस है, इसको हम बाहर ले लेंगे। ठीक है, और V1 का मान प्लस में होगा। अब अगर बिंदु P पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो क्या करेंगे, जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दीजिए, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2। V1 की वैल्यू आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपका V1 हो गया। V2 की वैल्यू भी पता आपको है, ये आपका V2 हो गया। बात क्लियर हो गई ना। जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन है 1/4πε0 के। यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन हो गया। और क्या कॉमन है, Q कॉमन है, Q। ये देखिए यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। ठीक है, तो इतनी चीजें कॉमन है। 1/4πε0 के कॉमन है, Q कॉमन है, इसको ऐड करेंगे आप। ठीक, अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/R माइनस L cos थीटा। भाई यहाँ से 1/4πε0 के तो कॉमन निकल चुका है, Q बाहर निकल चुका है, तो क्या बचा 1/R माइनस L cos थीटा। क्लियर। और यहाँ क्या बचेगा, 1/4πε0 के तो बाहर हो चुका है, Q बाहर हो चुका है, तो ये माइनस बचा है, माइनस यहाँ लगा देते हैं। और क्या बचा है, 1/R प्लस L cos थीटा, ये बचा हुआ है। क्लियर हुआ। चलिए V इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4πε0 के इंटू Q। अंदर वाला थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो बहुत सिंपल सा, देखो R माइनस L cos थीटा, R प्लस L cos थीटा। अगर आप A माइनस B और A प्लस B का फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो इन दोनों का जो एलसीएम है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। A माइनस बी और A प्लस बी का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिख रहा है ये, A माइनस बी A प्लस बी का मल्टीप्लाई आप करेंगे तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए R माइनस L cos थीटा से डिवाइड करेंगे इसको तो बचेगा R प्लस L cos थीटा। तो R प्लस L cos थीटा को 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, R प्लस L cos थीटा। यहाँ इसका गुणा 1 में हो गया, माइनस R माइनस L cos थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा R माइनस L cos थीटा। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी लगा है माइनस, तो ये R आपका जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो गया, यानी माइनस R हो गया। और जो माइनस L cos थीटा था वो आपका हो जाएगा पॉजिटिव, यानी प्लस L cos थीटा। तो R से R हो गया कैंसिल। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के, क्लियर, इंटू Q।
देखिए L cos थीटा क्या हो जाएगा 2L cos थीटा, और Q यहाँ पे आपका है ही है, तो 2L cos थीटा इंटू Q करेंगे आप तो सीधे कर देते हैं 2QL cos थीटा डिवाइड बाई R² माइनस L² cos स्क्वायर थीटा। बात क्लियर हुआ। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है, L जो है वो R की तुलना में बहुत कम है, इसलिए आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में भी जान चुके हैं। यहाँ भी आपको बताया गया है कि L जो डिस्टेंस होती है, अर्थात ये जो वैद्युत द्विध्रुव है उसमें आवेशों के बीच की दूरी का आधा है L, तो L दूरी बहुत कम होती है R की तुलना में, तो L इज वेरी लेस देन R, देयरफॉर L² इज आल्सो बी वेरी लेस देन R², तो L² R² की तुलना में नेग्लिजिबल है, इसको छोड़ा जा सकता है। तो L² को हम छोड़, cos स्क्वायर थीटा जो लगा हुआ है इसकी तो अधिकतम वैल्यू 1 होती है, तो L² जो है cos स्क्वायर थीटा ये पूरी वैल्यू जो है वो नेग्लेक्ट कर दी जाएगी, तो नीचे क्या बचेगा R² केवल बचेगा, बस क्या बचेगा R²। ऊपर 2QL आपको याद आ रहा होगा, 2QL को किससे रिप्लेस करेंगे P से, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ही होता है P = 2QL। अभी कल भी आपको बताया गया था जब अक्षीय वाला पढ़ा रहे थे आपको, तो 2QL की जगह P हो जाएगा, तो इसकी जगह P हो जाएगा और cos थीटा रहेगा ही, और नीचे आपका ये नेग्लिजिबल हो गया, बचेगा R²। तो फाइनली आपका जो फार्मूला बनेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू P समझ रहे हैं ना, P cos थीटा डिवाइड बाई R²। यह वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय या निरक्षीय किसी बिंदु पर विभव का फार्मूला होता है। यह आपका व्यापक सूत्र है। अगर कहा जाए अक्षीय में बताइए, तो अक्षीय में क्या होता है, अक्ष के अनुदिश यहाँ पर होता है बिंदु आपका, तो इस अवस्था में थीटा का मान हो जाएगा 0। अक्षीय स्थिति में क्या होगा, ये जो हमारा थीटा है, अगर ये बिंदु P हमारा ये वर्टिकली डाउन होता जाए तो थीटा भी कम होता जाएगा, और जब बिंदु P आपका सीधे अक्ष की दिशा में आ जाएगा तो उस अवस्था में थीटा का मान 0 हो जाएगा, और cos 0 का मान होता है 1, तो फार्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू P/R²। और आप जानते हैं कि अक्षीय स्थिति में यही फार्मूला तो होता है। निरक्षीय में क्या होता है, यह जो पॉइंट P हमारा है, जब वह लेफ्ट साइड में आ जाए, आते आते कहाँ हो जाए, वर्टिकली अपवर्ड हो जाए, यहाँ पे हो जाए, बिल्कुल सीध में हो जाए, तो थीटा हमारा बढ़ते बढ़ते क्या होगा 90 हो जाएगा, और जब 90 हो जाएगा तो cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है, तो ये पूरा हमारा जो विभव है वो शून्य हो जाएगा। और वैद्युत विभव निरक्षीय स्थिति में जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण कितना होता है, शून्य होता है। अभी इसके पहले जस्ट बताया गया आपको। तो यह जो सूत्र हमारा है वो व्यापक सूत्र है। किसी भी बिंदु पर अगर हमको निकालना हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो हमारा यह व्यापक सूत्र है। तो तीनों सूत्र आप याद रखिएगा। तीनों सूत्र में बीच वाला सूत्र तो है ही नहीं, निरक्षीय पोजीशन में क्या सूत्र है 0 होता है, कोई सूत्र नहीं है। तो निरक्षीय पोजीशन में किसी बिंदु पर जो विभव होता है वो तो शून्य होता है, लेकिन अक्षीय में जो सूत्र होता है वहाँ पे P/R² होता है, और इन जनरल जो सूत्र आपका होता है वह 1/4 पाई एप्सिलॉन 0K इंटू P cos θ/R² होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण कैसे हम विभव निकालते हैं किसी बिंदु पर, वो आप इसको जान गए, ठीक है। इसके आगे जो विभव प्रवणता है और भी टॉपिक हैं वो हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।